उस तमाम कुनबे को समेटना है। 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री। 50 से 60 सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 सीटें महाराष्ट्र में और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, इन बड़े राज्यों से। और महाराष्ट्र में आपको पता है 27 साल पुरानी उनकी सीट, उनकी जो तिलक के परिवार की बहू को हराया, जो तिलक ऐतिहासिक जो इनके महानायक थे, ब्राह्मण महानायक, उस सीट को हरा करके वो वहाँ पर वो गठबंधन जीता है। वहाँ पर वो उद्धव ठाकरे और वो तमाम कांग्रेस और वो गठबंधन जीता है, बहुजन विकास अघाड़ी। तो इनको अब चुनौती मिल गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हारने वाले हैं और ये दोनों स्टेट इनकी कवर खोद देंगे। और तीसरा बिहार वोट मिलता है, अब नहीं मिलेगा। हमारे लोगों को पता है अब नहीं मिलेगा। मंदिरों से हमें कुछ नहीं मिला, ना पहले मिला ना आज मिला। इन भगवानों ने, इनके भगवानों ने हमें कुछ नहीं दिया। हमारे महानायकों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर कांसीराम जी ने, फूले साहब ने, सावित्रीबाई फूले ने, हमारे इन तमाम लोग, पेरियार साहब ने, इन तमाम लोगों ने अगर संघर्ष नहीं किए होते, हमारे लिए अधिकार नहीं दिए होते, तो आज हम यहाँ पर नहीं खड़े होते, हम कहीं गुलाम बन के बैठे होते। तो हमारे महान नायकों की कुर्बानियों ने हमें जो कुछ दिया है उन्होंने दिया है, इनके भगवानों ने हमें कुछ नहीं दिया। सर, जहाँ आप खड़े हैं ये दलित प्रेरणा केंद्र है, तो विपक्षी लोग कहते हैं कि मायावती ने पत्थरों में पैसा लगा दिया है, पार्क बनाए बहुत सारे। तकलीफ होती है ना, उन्होंने राजघाट से लेकर के तमाम घेर लिए, बड़े बड़े एक वहाँ पर समाधि लगा करके, वहाँ गैनमैन खड़े हैं, तमाम के घेर लिए, तब तकलीफ नहीं होती है। जितनी भी विचारधाराओं की सरकारें आई, कोई पार्क बनाए, उन्होंने बड़े बड़े जगह अपने संग्रहालय बनाए, कोई फलाने चौक बना रहे हैं, ढिकड़े चौक बना रहे हैं, तो उनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन उनको तकलीफ इसलिए हुई कि बहन मायावती ने इस ब्राह्मणवाद की जो धरती थी उत्तर प्रदेश, इसकी छाती पर नोएडा में और लखनऊ में ऐसे प्रेरणा स्थल बना करके अपने जो महानायकों की उनके स्टैचू लगाए, ये निकलते बढ़ते देखते हैं तो इनकी आंखों में तकलीफ होती है, इनके चुभती आंखों में। जो मान्यवर हमारे जो इतने ये तमाम लोग खड़े, हमारे हाथी को देख करके इनको तकलीफ होती है। तो इसीलिए ये प्रेरणा स्थल जो बनाए वो महान ऐतिहासिक धरोहर हैं। इन धरोहरों को ये इतिहास आने वाला हमारे नौजवान, हमारा इस देश दुनिया याद रखेगा। बहन मायावती जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के काम किए, ये बनाए, और बहन दोबारा आएंगी तो और भी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। उनमें उनके एंकर वही ब्राह्मणवादी, उनके वो मनुवादी सारे बने हुए हैं, उनके मीडिया चैनल के जो कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, मालिक हैं, वो सारे वो मनुवादी हैं। वो हमें क्यों दिखाएंगे? अभी आप देखो ना, ये जो आपने बात कही है, ये मैंने नोटिस भी भेजा उनको, सरकार को, मीडिया को, कि भैया जब हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है तो हिंदू मुस्लिम की डिबेट में दलित कहाँ है? वो सारी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं सारे ब्राह्मण, चतुर्वेदी, वो पाठक, साठक, सारे वही, और वही आपस में बहस कर रहे हैं। वही मनुवादी, वही मनुवाद के खिलाफ वाले, वही हिंदूवाद के खिलाफ वाले, वही हिंदूवादी। तो इसीलिए हम कहाँ हैं? हम तो हिंदू नहीं है। तो हमारे 35 करोड़ लोग, 22.5% लोग जो तुमने तय किया, वैसे 30% है। हमारा प्रतिनिधि कहाँ है तुम्हारे डिबेट चैनल बैठने वाला, ये कहने वाला कि ना हम हिंदू हैं ना हम मुस्लिम हैं, हम इस देश के, हम इस मूल निवासी हैं, SC ST हैं, हम मान्यवर कांसीराम जी और बाबा साहब की औलाद हैं, हम तुम्हारे नहीं है, हमारा हिस्सा भी है इस देश में। तो हमारे तीसरे पक्ष को ही छुपाते हैं, हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम है, तो हमारा प्रवक्ता क्यों नहीं है? तो इसलिए तमाम उनके टीवी चैनलों के मालिक, इनके मनुवादी, पूंजीवादी, उनके एंकर से लेके कर्मचारी सब वही। तो इसलिए हमें क्यों दिखाएंगे? हमें तो आप लोग दिखाओगे। जो ये बहुजन चैनल है, उनका धन्यवाद है, जो पूरे देश दुनिया में महान मूवमेंट को चला रहे हैं। आज महान ऐतिहासिक दिन है, बहुजन महानायक मान्यवर कांसीराम जी का जन्म दिवस है। और जो उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी 1965 से, वो शुरुआत की थी, और आज तक जब 2006 तक, जब तक वो इस धरती पर रहे, तब तक उन्होंने इस देश में उन बहुजनों की जो सबसे ज़्यादा शोषित, पीड़ित, वंचित इस देश में समाज थे, और जिनको कि संविधान के बारे में पता नहीं था, बाबा साहब बना करके तो गए, लेकिन उस संविधान में उनकी शक्तियों के बारे में, सत्ता तक पहुंचने के रास्ते के बारे में नहीं पता था। तो मान्यवर साहब ने भूखे रह के, प्यासे रह करके इस देश के बहुजनों को, सबसे जो शोषित पीड़ित थे हजारों वर्षों से, उनको बताया कि भाई आप भी इस देश की सत्ता पे पहुंच के इस देश में राजा बन सकते हो और आप अपने अधिकारों की संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हो। और उन्होंने नारा दिया कि राजनीति करो, राजनीति सत्ता की चाबी है, और सत्ता की चाबी से आपके तमाम दुख तकलीफ सब दूर होंगे। तो मान्यवर कांसीराम जी का कारवां आज एक विशाल, एक हिमालय पर्वत की भांति खड़ा है। बस उसमें जो पीछे कुछ त्रुटियां आई, कुछ बिखराव हुए, अब
अब उन बिखरावों को पीछे छोड़ते हुए सब एकताबद्ध होकर के 2024 की तरफ बढ़ना है। और जो मान्यवर साहब का जो अपना एक महान जो उनका सपना अधूरा रह गया, भारत की राज सत्ता पे अपना प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री बनाने का सपना, उस सपने को हम सबको मिलकर के पूरा करना है और 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन राजनीतिक कारवा रुकता जा रहा है। देखिए वो तो प्रोसेस है, वो तो पॉलिटिक्स का, संगठन का, वो तो एक प्राकृतिक एक नियम है कि जब तमाम लोग खड़े होते हैं, परिवार भी बढ़ता है, तो उसमें भी एकता नहीं रहती है, वो भी किसी ना किसी छोटे छोटे मुद्दों पे बिखर जाते हैं। लेकिन जब दुख मुसीबत आती है तो तमाम, चाहे भले ही अलग अलग रहते हों, लेकिन वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें उस दलित, उस मूवमेंट, क्योंकि है सारी मूवमेंट मान्यवर काशीराम जी की, तो उस मूवमेंट को हमने बात करके 2024 से पहले उस तमाम कुनबे को समेटना है और 2024 में हमें इस देश के अंदर बिल्कुल अलग अपनी जो पहचान थी, मान्यवर जी ने जो 85-15 की जो लाइन खींची थी, उस 85% की उस लड़ाई को राजनीति में तब्दील करके 12 साल से लगातार हारती जा रही है बीएसपी सर, देश में, प्रदेश में। देखिए वो वोट के हिसाब से, वो राजनीतिक तरीके से हारना, वो एक अलग होता है वोट के हिसाब से, लेकिन राजनीतिक रूप से जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। जो सड़कों पे, जो जमीन पर जो लड़ाई वो शुरू हुई थी, वो लड़ाई लगातार जारी है। और वोट के हिसाब से वोट तो मैनेज भी होता है, प्रशासन उनके पास है, मशीनें उनके पास हैं, धन बल उनके पास है, और उनके पास बहुत सारे ऐसे भावनात्मक हिंदू राष्ट्र के मुद्दे, मंदिरों के, मस्जिदों के मुद्दे, हम उनकी काट करने में थोड़े से नाकाम रहे, बस इतना ही है। लेकिन मूवमेंट लगातार जारी है। जिन मुद्दों को लेकर चलती थी वो आज फेल हो चुके हैं। वो मुद्दे नहीं फेल नहीं हुए हैं, उन मुद्दों को ताकत से आवाज देने की जरूरत है जो नहीं हो पा रहा है। और वो मुद्दे तो बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं और बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए हैं। और जो मिशन था बिल्कुल मिलेगा, उन्हीं पर वोट मिलेगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे वही हैं, हमारे जो संवैधानिक अधिकार के मुद्दे हैं, हमारे जो इस देश में मनुष्य मानने के मुद्दे हैं, जातिवाद का मुद्दा है, और ये तमाम मुद्दे हैं, भेदभाव के मुद्दे हैं। ये मुद्दे तो ज्यों के त्यों खड़े हैं ना। आप ही देखो ना, अभी एक वीडियो आ रही है कि एक हमारे वो काम कर रहे हैं, उसका मोची उसका जूते उसका घटने का काम करते हैं, उनका नाम वर्मा लिखा हुआ है, और एक आकर के एक दबंग आके कह रहा है कि ये वर्मा मत लिखो, उसको मिटा रहा है, यहाँ पर अपने चमार लिखो, इस तरह से बोल रहा है। और इसमें जो मनुवादी बैठे हैं, अब तक तो उसको जेल के उसके सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और उसी वक्त उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। जब बहन मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, तो अच्छे माफियाओं की उनकी औकात नहीं थी। इसी लॉ एंड ऑर्डर, इसी पुलिस से, इसी तमाम चीज़ों राजनीति अधिकारियों से करके उन्होंने काम किया, क्योंकि वो एक कॉज के लिए काम कर रही हैं। एक तमाम जो बाबा साहब ने नारा दिया था उसमें अपने संविधान के प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बनने के जो प्रोसेस था, जो बनाना चाहिए था, इन मनुवादी सरकारों ने नहीं बनाई, ये बनाना भी नहीं चाहते। तो भेदभाव पे, मनुवाद पे आधारित उस निज़ाम को लाना चाहते हैं। तो वो बहन मायावती जी ने सबको भारत का नागरिक बनाने का उस मूवमेंट को बढ़ाया था आगे को, और मान्यवर जी का सपना था। देखिए 2024 में जो मर्जी हो जाए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि मान्यवर जी के सपने को, आज मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर प्रेरणा स्थल पे इसीलिए आए हैं कि हम आज शपथ लेंगे यहाँ पर कि हम किसी भी हालत में 2024 में मान्यवर साहब का सपना पूरा करना, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना के इस देश में दलित प्रधानमंत्री हो। मान्यवर काशीराम जी का महान सपना, उस सपने को आज शपथ के रूप में तब्दील करके हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में आगे काम करना है। सीएम तो बन नहीं पाई है बहन जी, कहाँ की नाप रहे हो आप भी? नहीं, देखिए वो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। सीएम वो बन चुकी हैं, 4 बार बन चुकी हैं। अब हमें देखिए 10 सीटें हैं, 2024 में हमें प्रधानमंत्री बनाना है। 50 से 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने की तरफ काम करना है, सबको करना है, और ये आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वोट हमारा है। और जो लोग रूठे हैं उनको मनाना है और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है। और ये मनुवादी खुद उस प्लेटफार्म को तैयार कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार करें, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करें, जिस तरीके से इन्होंने पिछड़े, जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर तबके हैं, पिछड़े वर्ग के, उनके ऊपर किए हैं। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात, जो इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी, जो मनुवाद की गाना गाते थे, अब उनको भी पता चल गया उत्तर प्रदेश में कि उनकी भी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके भी ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके इनकाउंटर हो रहे हैं खुले रूप से, उनके विरुद्ध ये जो ये ठाकुरवादी जो सरकार बैठी है अत्याचार कर रही है। तो जो 11% जो ब्राह्मणों का जो वोट है, वो वोट भी हर हालत में बहन मायावती जी के पाले में गिरने वाला है। तो इसलिए हमारी उम्मीदें बिल्कुल मजबूत हैं। और बना रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र फेल हो गया, हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हम तमाम बहुजन जो 85% है वो बड़ी संख्या में जागरूक हैं। तो परसों में बागपत में था, गुर्जर समाज की बड़ी मीटिंग में, वहाँ पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध
शपथ खाई, संविधान को बचाने की शपथ ली। उन्होंने कहा हम हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध हैं, हम अपने महान संविधान को, भारत राष्ट्र को ही हम शक्ति देंगे। तो इसलिए तमाम तबके SC ST OBC के खड़े हो रहे हैं और ये सपना माननीय काशीराम जी का बहुत जल्द 2024 हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है सर आपको? नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। मुझे बताओ ना, एक आदमी आकर के वो अपने मोची को उनके बर्मा लिखा, उसको आके कह रहा खुले रूप से कि भाई तुम इसको हटाओ, चमार लिखो, तो दिक्कत नहीं है क्या? जब भारत का संविधान लागू है और उस संविधान लागू होने के बावजूद भी ये मनुवादी सत्ता पर हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसके बावजूद ये हालत है, तो अगर मनुवाद लागू हो गया तब तो हम दोबारा से चमार और हम वही बन जाएंगे जिन जातियों में इन्होंने किया है, तब तो ये खुले रूप से बना देंगे। और खुले रूप से जो हमारी शक्ति है, जो हमारे इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हमारे IAS हैं, IPS हैं, जो वहाँ पहुँचे हैं राजनीतिक शक्ति से, वो सब खत्म करके हमें कहेंगे तुम तो अपने वो जूते पालिश करो, झाड़ू मारो, तुम अपने कपड़े धो, तुम वही काम करो, गुलामी वाले काम करो। तो दिक्कत क्यों नहीं है भाई? दिक्कत तो बहुत भयंकर है ना। और इसी दिक्कत को लेते हुए हम अपने संविधान को, अब हम इनसे पूछे सवाल उल्टा कि भैया तुम्हें ये भीमराज से क्या दिक्कत है, ये भारत के महान संविधान से क्या दिक्कत है? क्योंकि उसमें लिखा है ना, बाबा साहब ने लिखा है जो 4 पिलर हैं, जो उसमें गारंटी दी है, सबको बराबर न्याय, सबको बराबर आज़ादी, सबको समानता, बंधुता, इन चारों चीज़ों की गारंटी दी एक नागरिक को, तो उनको उससे दिक्कत है। और बाबा साहब ने इन्होंने जो कहा था, इन्हें मनुस्मृति को लिखने, उसको जो आगे बढ़ाने वाले जो इनके रामचरितमानस के जो उनके लेखक हैं, उन्होंने लिखा है अपने उसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसको बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। तो इस बात से इनको क्या दिक्कत है कि उनको तमाम अधिकार मिले, एक नागरिक को बराबरी का जीवन जिए, और जिसकी जो योग्यता है उस आधार पर वो जाकर के वो IAS बने, IPS बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। तो ये इनको बुरा लग रहा है कि हमारे गुलाम हमारे बराबर बैठे हैं, तो इसलिए इनको ये दिक्कत है। और हमें उससे ये दिक्कत है कि हम दोबारा से गुलाम नहीं बनना चाहते।